हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग सीखते हैं दो चर में रैखिक समीकरण। ये कक्षा 10 से संबंधित है। कक्षा 10 के गणित के तीसरे नंबर के चैप्टर में यह आपको मिलेगा, दो चर में रैखिक समीकरण। आप में से जो भी स्टूडेंट हैं, इस चैप्टर में आते ही सिर दर्द शुरू हो जाता है, लोगों को ठीक से समझ में नहीं आती है। तो हम इस चैप्टर को इस तरह से बताने वाले हैं कि आपको खूब अच्छे से समझ में आए, बहुत अच्छे से समझ में आए। ये चैप्टर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव परीक्षा में पूछे जाते हैं और आसान भी होते हैं। हालांकि समझने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन यदि आप इसको ठीक से पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, तो मेरे विचार से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दो चर में रैखिक समीकरण। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन भी कुछ करेंगे और इसके बाद कुछ सवालों को भी हल करेंगे। ठीक है, कोई भी परेशानी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है। वहाँ पर आकर के आप हमें अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। उसका एक वीडियो बना करके हम आपको भेज दिया करेंगे, यानी कि यूट्यूब पर हम डाल दिया करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दो चर में रैखिक समीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही रुचि के साथ इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही शुरू से समझ लीजिए कि क ख से शुरू करेंगे हम लोग और बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं दो चर में रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे अंकों के बारे में। ठीक है, हमारे पास जो अंक मिले हैं वो है 0 से लेकर के 9 तक। 0 से 9 तक जो अंक मिले हैं, इस अंक से बहुत सारे संख्याओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उन अंकों को जानेंगे। उन अंकों को जानने के बाद ये आपका 0 से 9 तक का अंक है और ये आपका जो है ये ए से लेकर के जेड तक का अल्फाबेट है। ठीक है, तो ये जो अंक वाला भाग है इसको अचर मान कहा जाता है और ये जो अल्फाबेट वाला भाग है इसको चर मान कहा जाता है। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इस चर और अचर के बीच में जो संबंध होगा, उस संबंध के बाद जो परिणाम आएगा वही बहुपद होगा और उसी को जब हम किसी भी अंक के बराबर कर देंगे या फिर शून्य के बराबर कर दें तो वह समीकरण बन जाएगा। फिर वो समीकरण कैसे दो चर में होगा और कैसे रैखिक होगा, हम लोग इस पर बहुत अच्छी बात करेंगे, बहुत आसान बात करेंगे। ठीक है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, यदि हो तो आप कमेंट करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यदि आप 10 क्लास में हैं तब तो आपको निश्चित ही कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है, ये आपका अंक हो गया। हमारे जो गणित है, गणित में 4 प्रकार की संक्रियाएं पाई जाती है। एक होता है प्लस। ठीक है, संक्रियाओं के बारे में यहां आपको मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपका ये है 4 तरह की संक्रियाएं। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है गुणा और एक होता है भाग। ठीक है, चर और अचर के बीच जो है जोड़ घटाव गुणा या भाग से जब कोई हम संबंध बनाएंगे, ठीक है, तब जो बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम अचर क्यों बोलते हैं? चर मतलब बदलना होता है। चर मतलब क्या होता है? बदलना होता है। चर मतलब क्या होता है? बदलना होता है। और जब उसमें हम अ लगा देंगे तो अचर हो जाएगा। अ माने क्या होता है? नहीं होता है, तो नहीं बदलना। ठीक है, तो जिसका मान नहीं बदलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अचर। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में, चर को अंग्रेजी में वैरी करना बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए चर मान को वेरिएबल्स कहा जाता है और जो नहीं बदलता है, ठीक है, जैसे कि वो अंक, वो आपका हो जाएगा नॉन वेरिएबल। ठीक है, ये बदलने और नहीं बदलने की कहानी क्या होती है, पहले इस बारे में भी आप जान लीजिए। मान लीजिए कि एक है, कोई संख्या आप मान लीजिए एक का मान कभी भी क्या 1.5 हो जाएगा, कभी भी क्या 3 हो जाएगा, कभी भी क्या 5 हो जाएगा? नहीं होगा। एक का मान आज भी 1 है और सदैव 1 रहेगा। 5 का मान आज भी 1 है और सदैव 5 रहेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका x होता है, a b c d x जो भी होता है आपका, उसका मान जब हम x का मान x रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? 5 होता है। सॉरी, x का मान जब हम 5 लेते हैं तो वह 5 के बराबर हो जाता है। लेकिन जब हम उसी x का मान 6 लेते हैं तो वही x अब 6 हो जाता है जो पहले 5 था। जब हम x का मान 10 लेते हैं तो फिर वही x जो है वह क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। कहने का क्या मतलब है
कि x का मान जो है वो हमारे मानने पर निर्भर करता है कि उसका मान क्या होगा, लेकिन 0 से लेकर के 9 तक जो अंक है और उन अंकों से बड़ी जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं का मान हमारे मानने से नहीं चलता है, वो मान पहले से ही माने हुए हैं, वो मान पहले से ही निर्धारित हैं। 9 कभी 10 नहीं हो सकता है और 10 कभी 12 नहीं हो सकता है। 9 आज भी 9 है, कल भी 9 था और कल भी 9 रहेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चर और अचर मानों के बीच संक्रियाओं का उपयोग करते हैं। आइए, चर और अचर मानों के बीच संक्रियाओं का उपयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले कोई अचर ले लेंगे, कोई एक संक्रिया का चिन्ह देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गणित में 4 तरह की संक्रियाएं होती है, एक होता है जोड़, एक होता है घटाव, एक गुणा, एक भाग। तो हम क्या करेंगे, कोई अचर लेते हैं, फिर कोई एक संक्रिया का चिन्ह लेते हैं, गुणा ले लिए, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक चर ले लेंगे, ठीक है, फिर एक संक्रिया का चिन्ह ले लिए प्लस, फिर एक अचर लेंगे, फिर एक कोई चर ले लिए, ठीक है। इस तरह से जो हमारा बन रहा है, ये हमारा बन रहा है 2x प्लस 3y, ठीक है, 2x प्लस 3y बन रहा है। तो ये जो है हमारा, ये हो गया हमारा, सबसे पहले तो इसको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक में क्या है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर मान का अधिकतम घात 1 हो, या सॉरी आप ये कह लीजिए कि और ऋणात्मक पूर्णांक हो, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर मान का अधिकतम घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो, उसमें उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद। तो फिर इस बीजीय व्यंजक को हम पहले क्या कहेंगे, बहुपद कह लेंगे। इस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे। अब वह बहुपद जिसमें 2 चर हो, वह बहुपद जिसमें 2 चर हो, उसको हम 2 चर में बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है 2 चर में बहुपद हो गया, ठीक। अब यही बहुपद जब हम इसको किसी संख्या के या फिर 0 के बराबर कर दें, ठीक है, हम इसको 12 के बराबर कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी संख्या या 0 के बराबर कर दें तो यह समीकरण हो जाता है, ठीक। तो यही बहुपद अब हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब इस समीकरण में एक x है और एक y है, अर्थात तो 2 चर है, इसलिए यह 2 चर में समीकरण हो गया। अब इसमें चर मान का अधिकतम घात, यहां देखिए इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह एक घाती बहुपद होगा, एक घाती समीकरण होगा, और एक घाती समीकरण को ही हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इस तरह से यह जो हमारा बन गया, यह बन गया 2 चर में रैखिक समीकरण। क्या बन गया, 2 चर में रैखिक समीकरण बन गया। तो मेरे विचार से अब आपको 2 चर में रैखिक समीकरण का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम 2 चर में ऐसे बहुत सारे समीकरण होते हैं। मान लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 12 है, मान लीजिए x प्लस y बराबर 5 है। अब इस 2 समीकरण से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, x की वैल्यू। तो अब इस 2 चर के रैखिक समीकरण को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। 2 चर में रैखिक समीकरण को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। 2 चर में रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधियां प्रचलित है, जिसमें पहला होता है आलेखीय विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता है विलोपन विधि, चौथा होता है वज्रगुणन विधि। लेकिन आपके 10वीं क्लास के क्या कहते हैं, तीसरे चैप्टर के पहले उदाहरण का जो सवाल है, वह जो है उसमें आपको आलेखीय विधि से हल करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलेखीय विधि को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 1 के सवाल को देखने के लिए आइए हम आपको ले चलते हैं किताब में, ठीक है। 10 क्लास का जो गणित है, उस गणित में हम आपको ले चलते हैं, ठीक है। आइए उस गणित को देखते हैं, ठीक। उदाहरण नंबर 1 में अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अब अनुच्छेद 3.1 में जो उदाहरण है, वह उदाहरण क्या कहता है, आइए उस उदाहरण पर हम नजर डालते हैं, ठीक है। उस उदाहरण पर हम नजर डालने के लिए
अनुच्छेद 3.1 के पास हम लोग पहुंचेंगे। अनुच्छेद 3.1 के पास पहुंचेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग अनुच्छेद 3.1 देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कि अनुच्छेद 3.1 में आपको कहा जा रहा है कि अखिला तो आइए हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल में है, अखिला अपने गांव के मेले में घूमने गई है, जहां वह हुपला खेल खेलना चाहती है तथा चरखी की सवारी करना चाहती है। उसने जितनी बार चरखी हुपला खेल खेला है, उससे आधी बार चरखी की सवारी की है। इस सवाल की यदि बात करें तो इस सवाल में थोड़ा मिस्टेक है। मैंने कई बार इसे बनाया और जब इसका आंसर गलत आ रहा था तब मैंने इस सवाल पर परीक्षण किया, तो फिर देखा कि यह जो शर्त लिखा हुआ है कि जितनी बार उसने हुपला खेल खेला है उससे आधी बार चरखी की सवारी की है, यह शर्त ही कुछ उल्टा लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? यह शर्त ही उल्टा लिखा हुआ है। मैं इसका करेक्शन भी कर रहा हूं। ठीक है, जितनी बार यहां पर होना चाहिए जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, इससे आधी बार हुपला खेला है। शर्त यह होना चाहिए जितनी बार चरखी की सवारी की है उससे आधी बार हुपला खेला है। लेकिन उसने क्या लिख दिया है कि जितनी बार उसने हुपला खेला है उससे आधी बार चरखी की सवारी की है। और इस हिसाब से जब समीकरण बनाया जाता है तो फिर जो है ग्राफ सही जगह पर नहीं करता है और उसका उत्तर भी सही नहीं आता है। ठीक है, तो आइए हम उसको करेक्शन कर दिए हैं। इस करेक्शन के आधार पर अब हम इस सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम इसको पहले मैंने बनाया था, पहले मैं इसे मिटा दूं। ठीक है, और इस पर जो है नहीं ग्राफ सही जगह पर नहीं कटा, तो फिर मैंने क्या किया, सवाल को सही से देखा, उस पर परीक्षण किया और अब मुझे मालूम चल रहा है कि उसमें कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है। मैंने उस मिसप्रिंटिंग को भी सही करके आपको दिखा दिया है। आपने यदि नहीं देखा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए तो इसको हम पहले मिटा लें। चलिए इस बॉक्स को हम रहने देते हैं, काम आएगा ये। चलिए शेष काम हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, माना कि अखिला ने x बार चरखी की सवारी की है, चरखी की सवारी की, तथा y बार हुपला खेला, y बार हुपला खेला, y बार हुपला खेला। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ x लिखेंगे और एक तरफ y लिखेंगे। उसने क्या कहा, उसने कहा कि उसने जितनी बार चरखी की सवारी की है उससे आधा बार हुपला खेला है। ये आपका चरखी की सवारी है और ये हुपला है। ठीक है, तो जितनी बार चरखी की सवारी की है उससे आधा बार हुपला खेला है। ठीक है, तो मैंने चरखी की सवारी का हाफ कर दी। अब क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2y। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यदि y बराबर 1 रख लीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 बराबर 2 हो जाएगा। यदि y बराबर आप 2 रखेंगे तो फिर x बराबर क्या होगा, 2 गुना 2 बराबर 4 होगा। यदि ठीक है, और यदि y बराबर 3 रखा जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 बराबर 6। ठीक है, तो फिर अब हम इसको बॉक्स में रख लेंगे। ये हमारा x है, y है। जब मैंने y रखा तो x आया, y 1 रखा तो x 2 आया। जब मैंने y 2 रखा तो x 4 आया और जब मैंने y 3 रखा तो x 6 आया। ठीक है, अब हम दूसरी समीकरण पर जाएंगे। दूसरा समीकरण में है कि अखिला ने
एक बार चरखी की सवारी का 3 रुपया दिया है, चरखी की सवारी को मैंने एक्स माना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। उसने एक बार जो चरखी की सवारी की है उसके लिए वह 3 रुपया दिया है, और एक बार जो हुपला खेल खेला है उसके लिए उसने 4 रुपये दिया है, तो कुल मिलाकर के 20 रुपये हो गए। अब ये हो जाता है 3x बराबर 20 माइनस 4y, ठीक है। फिर x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 4y बटे 3 हो जाएगा। अब आप रखिए y बराबर, ठीक है। यदि आप 1 रखते हैं तो 16 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 12 हो जाएगा, 2 रखिए, y बराबर 2 रखिए, तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 गुना 2 बटे 3, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 8 बटे 3, ये हो जाएगा 12 बटे 3, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। यदि y बराबर आप जो है -1 रख देते हैं, ठीक है, y बराबर आप -1 रख दीजिए, तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 गुना -1 बटे 3, और ये हो जाएगा 20 माइनस प्लस 4 बटे 3, ये हो जाएगा 24 बटे 3, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। और जो है आपका यदि y बराबर एक और मान रख लेंगे हम लोग, यदि y बराबर जो है आप 3 रखेंगे तो 4 तिये 12 नहीं कटेगा, 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 नहीं कटेगा, ठीक है। 5 रखेंगे तो 5 चौके 20, अच्छा 5 रख लेते हैं। y बराबर यदि हम 5 रख लें तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20 माइनस 4 गुना 5 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 20 बटे 3, ये हो जाएगा 0 बटे 3, और ये हो जाएगा 0। इस तरह से हम अब नया बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। पहले हमने जो इसे बनाया था वो बॉक्स मेरे पास है ही, बस मैं उसको केवल फिर से फ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। कारण कि मैंने इसे बनाया था और सही ग्राफ नहीं मिलने की वजह से मैंने इस पर परीक्षण किया और बाद में देखा कि अरे ये तो सवाल ही गलत है, ठीक है। तो आइए ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे x बराबर हमने पहले क्या रखा, आइए देख लेते हैं फिर से एक बार। x बराबर हमने रखा है सॉरी y बराबर रखा था 2, तो x बराबर 4 आया था, और -1 रखा तो 8 आया, ठीक है। y बराबर जब हमने 2 रखा तो 4 आया, 1 रखा -1 रखा y बराबर तो 8 आया था, और 5 रखा था तो 0 आया था, ठीक है। यही बात थी, एक बार और देख लेंगे, ठीक है। हाँ, y बराबर 2 रखा तो x 4 आया, y बराबर -1 रखा तो x 8 आया, y बराबर 5 रखा तो x 0 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को ग्राफ में रखेंगे। आइए हम लोग ग्राफ में रखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में रखने के लिए जो है सबसे पहले उस वाले बॉक्स में से रख लेते हैं ग्राफ में, ठीक है। वह जो बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स में क्या कह रहा है कि x बराबर 2 y बराबर 1। आइए, x बराबर 2 और y बराबर 1, यही आपका बिंदु हुआ x बराबर 2 y बराबर 1 का, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, x बराबर 4 y बराबर 2, ठीक है। x बराबर 4 और y बराबर 2 आपका ये होगा, ठीक है। x बराबर 4 y बराबर 2, और तीसरे में था x बराबर 6 y बराबर 3, x बराबर 6 और y बराबर 3 आपका यहाँ है, x बराबर 6 और y बराबर 3 आपका ये रहा, 6 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों बिंदु से होते हुए एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। देखिए, ये आपका इस तीनों बिंदु से होते हुए एक रेखा मैंने खींच दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा x इक्वल टू 2y, ठीक है। अब हम दूसरा समीकरण के का जो है दूसरा जो बॉक्स था हमारा, उस दूसरे वाले बॉक्स का हम रेखा खींचेंगे, ठीक है। दूसरा वाला जो बॉक्स है हमारा वो है x बराबर 4 y बराबर 2, तो x बराबर 4 और y बराबर 2 यही हमारा बिंदु है, ठीक है। तो हम इसको x बराबर 4 y बराबर 2, मैंने इसे डीप कर दिया इसलिए कि आपको समझ में आए कि मैंने इसे 2 बार लिखा है,
ठीक है। उसके बाद x बराबर 8, y बराबर -1, x बराबर 8 और y बराबर -1 आपका ये वाला बिंदु होगा। x बराबर 8, y बराबर -1 और उसके बाद जो है x बराबर 0, y बराबर 5। x बराबर 0 तो आपका यही हो जाएगा और y बराबर 5 आपका ये हो जाएगा। ये आपका 0 है, ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 0,5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और लाइन खींचेंगे। ये रहा आपका दूसरा लाइन। ठीक, मैंने इसे देखिए खींच दिया। ठीक, अब ये देखिए एकदम बिल्कुल सही जगह पर मिला है। ठीक, यहाँ से आप यदि इस तरफ जाएं तो y बराबर 2 आता है। ठीक है, और यदि आप यहाँ से इस तरफ आए तो x बराबर 4 आता है। x बराबर 4, y बराबर 2 आता है। ठीक है, वीडियो बहुत अधिक लंबी हो गई है, इस वजह से अब हम इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। और इसमें जो है आपको मैंने उदाहरण नंबर 1 तक बता दिया है। 2 और उसके आगे वाली बात जो भी है हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, x बराबर 4 आया है, मतलब उसने 4 बार चरखी की सवारी की है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि अखिला ने 4 बार चरखी की सवारी की, चरखी की सवारी की। ठीक, और तथा 2 बार उपला खेला। ठीक है, उपला खेलने का 4 रुपया लगता था, इसलिए 4 दूनी 8 हो गया। और चरखी की सवारी का 3 रुपया लगता था, इसलिए 4 तिये 12 हो गया। 12 8 20 रुपया लेकर के वह गई थी। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। ठीक, तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक 10th वालों तक से शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें प्रिंटिंग मिस हो गई थी और बहुत सारे बच्चे इसमें परेशानी में आते होंगे, तो इसलिए इस सवाल को तो कम से कम शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल के द्वारा मिल सके। ठीक है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको पूरा देख सकें, आप अपनी तैयारी को गति दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में इसके अगले कड़ी के साथ। नमस्कार।